मैं डॉक्टर कृष्णदत्त शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सेवानिवृत्त हूँ और ये काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र पेपर ही मैं वहाँ पढ़ाता था। इसमें मेरी विशेषज्ञता है और इससे संबंधित कुछ किताबें भी हैं जो चर्चित हैं। तो एक तो ड्राइडन पर एक किताब है, ड्राइडन के आलोचना सिद्धांत। दूसरी एक किताब इलियट पर है, रचना संघर्ष, टी.एस. इलियट, रचना संघर्ष और सामाजिक समीक्षा। एक कॉलरिज पर है, कॉलरिज आलोचना सिद्धांत। तो यहाँ हम आज वर्ड्सवर्थ पर कर रहे हैं और एक पाठ में तुमने पढ़ा है उसकी कविता की परिभाषा के बारे में। इसमें हम काव्य भाषा के बारे में बताएंगे। जो लिरिकल बैलेड्स की जो भूमिका है उसका मुख्य विषय काव्य भाषा ही है। ये लिरिकल बैलेड्स जो इसका पहला संस्करण 1798 में आया था। इसके बाद इसकी एक छोटी सी भूमिका थी, एडवर्टाइजमेंट शीर्षक से छोटी भूमिका लिखी थी। उसमें उन्होंने ये लिखा था कि ये कविताएं प्रयोग के रूप में हैं और मैं इसमें ये देखना चाहता हूँ कि क्या ये कविताएं भी वैसा ही प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं या नहीं जैसी कि परंपरागत कविताएं। तो वर्ड्सवर्थ ने, और इसमें कॉलरिज की कविताएं भी थीं, ये प्रयोग के तौर पर ये कविताएं लिखी थीं और वो क्योंकि नए भावबोध की कविताएं थीं तो वो ये देखना चाहते थे कि क्या लोग इनमें स्वीकार करेंगे कि नहीं। तो अधिकांश लोगों ने, अधिकांश जो पुराने बोध में ढला हुआ जो पाठक वर्ग था उसने इन कविताओं को स्वीकार नहीं किया। शुरू में उन्होंने काफ़ी इसकी आलोचना हुई और जो नव्य शास्त्रवादी माने इसके पुराने बोध में ढले हुए लोग थे, जो आलोचक थे, लेखक थे, उन्होंने भी इन कविताओं की कटु आलोचना जो है की। तो ज़्यादा, लेकिन युवा वर्ग ने कुछ ने इसको स्वीकार किया। युवा वर्ग ने उसकी प्रशंसा की, कहा कि ये आज के जीवन का स्पंदन इन कविताओं में है। लेकिन ज़्यादा आलोचना हुई और उसमें ज़्यादा आलोचना हुई कविता की भाषा की, क्योंकि एकदम अलग भाषा इसमें थी। इसके पहले जो कविता की भाषा थी वह जनजीवन से जुड़ी हुई नहीं थी, वो जो है कवि परंपरा में विकसित हुई थी। कवि परंपरा में का मतलब कि जो पुराने जो कवियों को देखकर उन्होंने जिस भाव को व्यक्त करने के लिए जैसी भाषा का प्रयोग किया है उस भाषा का प्रयोग कविता में रहता था। और ज़्यादातर मान्यता ये थी कि कभी समसामयिक जो भाषा है कभी कविता की भाषा नहीं होती, ये उद्देश्य था। तो वर्ड्सवर्थ ने उसमें आम बोलचाल की भाषा का, सामान्य भाषा का प्रयोग किया था। तो ज़्यादा आलोचना इनकी भाषा की हुई। तो जब दूसरे संस्करण की हुई, जो पहला संस्करण समाप्त हो गया 1800 में, तो प्रकाशक ने ये कहा कि जिन बातों को ध्यान में रखकर आपने ये कविताएं लिखी हैं, इस भाषा का प्रयोग क्यों किया है, तो इसके कारणों का अगर जो विवेचन कर सकें तो ये अच्छा हो। तो जैसा कि हमने बताया कि वर्ड्सवर्थ जो है मूलतः कवि थे, वे आलोचक नहीं थे। और उनके मित्र कॉलरिज, उनकी भी कुछ कविताएं इसमें थीं। कॉलरिज बड़े अध्ययनशील थे और बहुत पढ़ने वाले, बहुत विद्वान। तो उनसे ये कहा कि भूमिका जो है तुम लिखो, वर्ड्सवर्थ ने कहा। और दोनों ने डिस्कस किया कि भूमिका में क्या रहे, कविता की भाषा के बारे में क्या रहे, कविता के बारे में धारणा क्या रहे। लेकिन कॉलरिज जो है वो कुछ जो है वो टालते जाते थे, मतलब कुछ आलस्य भी उनमें था और वो भूमिका उन्होंने नहीं लिखी। वर्ड्सवर्थ ने समझ लिया कि अब ये नहीं लिखेगा, तो उन्होंने एक 15-20 दिन लगा के बिना कॉलरिज को बताए ये भूमिका जो है वो लिख डाली। और उसमें उन्होंने ये कविता की
भाषा के बारे में मुख्य रूप से विचार किया। तो एक तरह से अगर जो कहा जाए, भूमिका का मुख्य विषय जो है वो कविता की भाषा है, काव्य भाषा है। और एक तीसरा संस्करण लिरिकल बैलेड्स का आया 1802 में। उसमें उन्होंने कविता की परिभाषा से संबंधित और कल्पना से संबंधित कुछ 10 पैराग्राफ की सामग्री जोड़ी। तो उसमें कुछ आ गया है कविता के बारे में विचार, लेकिन मुख्य रूप से इसमें काव्य भाषा के बारे में विचार किया गया है। तो ये जो ज़्यादा इसमें जो उन्होंने जो है वो जो नव्यशास्त्रवादी दौर की जो भाषा है उसकी आलोचना उन्होंने की कि वो भाषा जो है कृत्रिम है, आडंबरपूर्ण है, और ये एक तरह से अभिजात वर्ग का विरोध है। वो भाषा के माध्यम से कि जो साहित्य पर जिस वर्ग का वर्चस्व था, तो जो उन्होंने जो विरोध किया है, तो वो अंततः वो विरोध जो है वो अभिजात वर्ग का विरोध है। उसमें उस भाषा के माध्यम से जो उन्होंने सामान्य भाषा का पक्ष लिया, तो एक तरह से सामान्य जनता का पक्ष उन्होंने लिया। और जो नव्यशास्त्रवादी जो कृत्रिम और आडंबरपूर्ण भाषा थी, जो न तो भावोद्दीपन में समर्थ थी और न जो अर्थ को ठीक से व्यक्त करने में समर्थ थी, तो उसका उन्होंने विरोध किया। अब एक ये है कि काव्य भाषा से वर्ड्सवर्थ का आशय क्या है। इसमें ज़्यादातर हम इसको गलत समझते हैं, क्योंकि ये सामान्य रूप से कविता की भाषा का सूचक शब्द नहीं है। अंग्रेजी का शब्द है पोइटिक डिक्शन। इसके लिए हिंदी में जैसे काव्य भाषा कहा है, तो काव्य भाषा में तो लैंग्वेज ऑफ पोइट्री ये अर्थ भी हुआ, और पोइटिक डिक्शन के भी। तो वहाँ जो काव्य भाषा का विरोध जो वर्ड्सवर्थ कर रहे हैं, वो कविता सामान्य रूप से कविता की भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं। कविता लिखी तो भाषा में ही जाएगी, तो उस भाषा का विरोध करने से तो वो कर रहे हैं पोइटिक डिक्शन का विरोध। तो पोइटिक डिक्शन, तो ये जो काव्य भाषा पे जो यहाँ विचार है, तो ये काव्य भाषा मुख्य रूप से पोइटिक डिक्शन का सूचक है, जिसका विरोध वर्ड्सवर्थ ने किया। और ये पोइटिक डिक्शन क्या है कि ये जो है नव्य शास्त्रवादी दौर में विकसित वो रूढ़ और कृत्रिम भाषा है, जो भावोद्दीपन में समर्थ नहीं रह गई थी। धीरे धीरे वो जो है, क्योंकि जनजीवन से दूर थी वो तो उस भाषा का, उसके जो अलंकृत और कृत्रिम भाषा जिसका विकास नव्य शास्त्रवादी दौर में हुआ था, इसका उन्होंने विरोध किया। तो और जो उसको जनजीवन से जो मेल में लाए, कि जो हम दैनिक, इसलिए बार बार उसमें जोर दिया गया है कि हम जो भाषा का प्रयोग करते हैं आम जीवन में, जो हमारी बोलचाल की भाषा है, उसका प्रयोग हमें कविता में करना चाहिए। और उन्होंने उसमें कुछ इस तरह का लिखा भी। अब ये आता है कि ये जो है काव्य भाषा जो है ये विकसित कैसे हुई, ये पोइटिक डिक्शन का जो है विकास कैसे हुआ, कैसे ये कृत्रिम हो गई, कैसे आडंबरपूर्ण हो गई। जो पुनर्जागरण काल की भाषा थी, पुनर्जागरण मतलब जो शेक्सपियर के युग की, तो जो शेक्सपियर के युग की भाषा थी उसमें तो ये कृत्रिमता नहीं थी, वो तो जनजीवन से जुड़ी हुई थी। तो ये भाषा, तो इसके पोइटिक डिक्शन के विकसित होने का सिलसिला कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे क्या प्रवृत्तियां काम कर रही थी, ये एक समझना जो है वो ज़रूरी है। और जब कृत्रिम भाषा कोई होती है तो कैसे होती है, ये भी सिलसिला हमें जो है वो समझना चाहिए। जैसे अज्ञेय में है कि ये उपमान मैले हो गए हैं, तो वो ही भाषा में कृत्रिमता आ गई है। और अज्ञेय में कुछ ये कृत्रिमता है भी, और बल्कि उन्होंने उसकी उसी तरह की वकालत की है कि जैसी कि नव्य शास्त्रवादी दौर में जो है वो की गई थी। तो ये जो है हम इसके विकास की प्रक्रिया के बारे में कुछ बातें जैसे हैं बताएंगे। जैसा कि बताया गया कि वर्ड्सवर्थ ने बोलचाल की भाषा का पक्ष लिया, और उन्होंने ये कहा कि जो
आज जो है वो जो कविता की भाषा जो है वो अभिजात वर्गीय भाषा जो है वो नहीं है। उन्होंने पूरी ताकत से यह रेखांकित किया कि कविता में हमें उसी भाषा का व्यवहार करना चाहिए जो आम जनता की भाषा हो। अभिजात वर्गीय भाषा जनता की भाषा नहीं है, अतः उसे कविता की भाषा बनाए रखना उचित नहीं है। भाषा ही नहीं, कविता की विषय वस्तु को भी वो ग्रामीण किसानों तक ले जाना चाहते थे। अपनी कविताओं का लक्ष्य स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा, इन कविताओं में प्रमुख लक्ष्य यह था कि साधारण जीवन से घटनाओं और स्थितियों का चयन किया जाए और फिर आद्योपांत उनका वर्णन ऐसी भाषा में रहे जिसका प्रयोग हम यथार्थ जीवन में करते हैं। तो हम बात जो कर रहे थे वो ये कि ये भाषा जो है कैसे विकसित हुई, इसका सिलसिला क्या रहा, कैसे ये भाषा कृत्रिम बनी। तो इसके जो हैं वो 2 चरण हैं। सबसे पहले तो ये कहा गया कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमें कविता में नहीं करना चाहिए। कविता में तो एक उस समय का चिंतक था हॉब्स। हॉब्स ने 3 तरह के शब्दों को गणना की है इसमें, कि 3 तरह के शब्द हैं जिनका प्रयोग जो है वो नहीं करना चाहिए। ये 3 तरह के शब्द हैं कि एक तो ऐसे शब्द जिनकी हमें समुचित जानकारी नहीं है। पहला वर्ग ये हुआ कि ऐसे शब्द जिनको तो ज़्यादातर इसमें ज़्यादा कठिन शब्द या जो पुराने जिनका प्रयोग नहीं होता, ऐसे शब्द। दूसरे, कुछ विदेशी शब्दों का प्रयोग कविता में नहीं करना चाहिए जिनसे पाठक अच्छी तरह परिचित नहीं हैं। तीसरा उन्होंने बताया कि जो शिल्पियों के औजारों से, शिल्पियों के उपकरणों से संबंधित शब्द, यानी जो वैज्ञानिक शब्द, इन 3 तरह के शब्दों का प्रयोग जो है कविता में नहीं करना चाहिए। तो एक कविता में पहला तो सिलसिला ये चला कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग कविता में करना चाहिए लगता है, और ये शब्द ज़्यादातर इन शब्दों में जो हैं वो अपरिचित शब्दों की जो है वो, कि जो ये तीनों तरह की कैटेगरी जो हैं वो ऐसे शब्द हैं जिनसे जो है वो आम लोग जो हैं ज़्यादा परिचित नहीं हैं। तो जो अपरिचित शब्द का प्रयोग फिर लगता है कि ऐसा सोचा गया होगा कि ऐसे तो ये बताएं कि इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसे ये तो एक स्वाभाविक तरीका नहीं है। तो फिर दूसरा चरण ये हुआ कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमें कविता में करना चाहिए। तो कुछ ऐसे हैं कि जिनका नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसे, दूसरा चरण में ये हुआ कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमें कविता में करना चाहिए। तो उनमें कुछ शब्दों को ही काव्यात्मक मान लिया गया था कि कुछ शब्द जो हैं वो काव्यात्मक होते हैं, उनका प्रयोग हम कविता में करें तो अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। अब ये शब्द हमें कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने बताया कि कवि परंपरा में मिलेंगे, कि हम पुराने कवियों को पढ़ें, उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया हो उन शब्दों का प्रयोग हमें कविता में करना चाहिए। तो एक तो 2 तरह के शब्द हो गए, एक तो अपरिचित शब्द जिनका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, दूसरे जो हैं वो अति परिचित शब्द हैं, उनका प्रयोग जो है वो भी नहीं करना चाहिए। तो अति परिचय से भी एक तरह की क्षुद्रता जो है वो आती है। तो बहुत से उस समय के जो नव्य शास्त्रवादी दौर के अनेक लेखक हैं जिन्होंने जो आम जीवन के शब्दों का विरोध किया। जैसे उस समय का एक कवि है टॉमस ग्रे, तो उसने ये कहा कि समसामयिक कविता कभी कविता की भाषा नहीं होती, समसामयिक भाषा कभी कविता की भाषा नहीं होती। द लैंग्वेज ऑफ द एज इज़ नेवर द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री। तो इसमें तो यानी इससे क्या निहितार्थ है कि
वो जो भाषा जो है कुछ पहले की होनी चाहिए, 50 साल पहले की, 60 साल पहले की, जब निर्धारित हो ले, जो हम आम जीवन में बोलते हैं, वो भाषा जो है कविता में प्रयुक्त जो है वो नहीं होनी चाहिए। फिर ये है कि कविता की भाषा जो है वो विशिष्ट होनी चाहिए। ये उनका ये था कि कविता में जैसे कि हर विज्ञान के अपनी अपनी शब्दावली है विशेष, इसी तरह कविता की भी विशेष शब्दावली जो है वो होनी चाहिए। तो इसमें तो जो काव्य भाषा विकसित हुई वो इस वजह से हुई कि कुछ शब्दों को ही काव्यात्मक मान लिया गया, लेकिन वास्तविकता ये है कि शब्द अपने आप में काव्यात्मक या अकाव्यात्मक नहीं होते, वो प्रयोग से वो काव्यात्मक बनते हैं। तो कोई भी शब्द कविता में प्रयुक्त हो सकता है, तो प्रयोग पर निर्भर है। तो लेकिन इन्होंने जो नव्यशास्त्रवादी दौर में कुछ शब्दों को ही काव्यात्मक मान लिया गया था और उनके प्रयोग को अच्छी कविता की गारंटी जैसा समझा गया था। तो जो काव्य भाषा विकसित हुई, यानी जो पोइटिक डिक्शन विकसित हुआ, वो इस प्रवृत्ति की वजह से विकसित हुआ कि कुछ शब्दों को ही काव्यात्मक मान लिया गया। तो इसमें कृत्रिमता का समावेश भाषा में कैसे हुआ, इस पर वर्ड्सवर्थ ने भी जो है वो विचार किया है और प्रीफेस में जो है वो ये बात आती है, जिसको हम जैसे ये उनका पढ़ते हैं तो उससे उस प्रोसेस का पता लगेगा, उस प्रक्रिया का, कि कैसे ये जो कृत्रिम काव्य भाषा बनी या जो पोइटिक डिक्शन कैसे बना। तो उन्होंने प्रीफेस में लिखा कि सभी देशों के आरंभिक कवियों ने सामान्यतः यथार्थ घटनाओं से प्रेरित होकर काव्य रचना की थी। उन्होंने जो कुछ लिखा वह साधारण मनुष्यों के रूप में और एकदम स्वाभाविक ढंग से। चूँकि उनकी अनुभूति और भाव प्रबल थे, अतः उनकी भाषा भी प्रभावपूर्ण और अलंकृत हो गई। इस भाषा का प्रभाव देखकर परवर्ती कवियों और यशलोलुप जनों ने वैसे भाव से अनुप्राणित हुए बिना ही वही प्रभाव उत्पन्न करना चाहा। फल यह हुआ कि उन अलंकारों का यांत्रिक प्रयोग ही हो पाया। कभी कभी तो यह प्रयोग उचित भी हुआ, किंतु प्रायः ऐसे भावों और विचारों के लिए उनका प्रयोग किया गया जिनसे उनका कोई सहज संबंध नहीं था। इस प्रकार अनजाने ही एक ऐसी भाषा निर्मित हो गई जो हर हालत में मनुष्यों की यथार्थ भाषा से भिन्न थी। तो एक तरह से उन्होंने, वर्ड्सवर्थ ने पूरे उस प्रोसेस का उल्लेख कर दिया है कि जो आरंभिक कवि थे शुरू में, तो उन्होंने तो वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होकर कविता लिखी थी, लेकिन जो बाद में कवि आए वो वास्तविक घटनाओं से तो प्रेरित थे नहीं। उन्होंने कवि परंपरा में उन भावों और विचारों को पढ़ा था और उसका प्रयोग जो है वो अपनी कविता में किया था। तो कभी कभी तो इसमें वो सफल भी हुए, लेकिन ज़्यादातर ऐसा हुआ कि उसमें कृत्रिमता का समावेश जो है वो हो गया। जैसा कि हमने बताया कि यह काव्य भाषा या पोइटिक डिक्शन ये नव्य शास्त्रवादी दौर में विकसित हुआ था, और इसके विकसित होने की प्रक्रिया क्या थी ये वर्ड्सवर्थ के शब्दों से और अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो वर्ड्सवर्थ ने इसी कृत्रिम भाषा का, इसी पोइटिक डिक्शन का, इसी काव्य भाषा का विरोध किया, और उन्होंने बल्कि शुरुआत ही यहाँ से की कि जो कुछ काव्य भाषा के नाम से जाना समझा जाता है वह भी इन कविताओं में नहीं मिलेगा। तो और कवि जितना उस काव्य भाषा के लिए जितना परिश्रम करते हैं, उतना ही परिश्रम मैंने इसे बचाने के लिए किया है कि इस काव्य भाषा का प्रयोग ना हो। और कवि जो हैं इस काव्य भाषा को लाने के लिए जितना प्रयोग करते हैं, उतना ही ज़्यादा श्रम मैंने इसे इस तरह की काव्य भाषा ना आने पाए, इस काव्य भाषा को बचाने के लिए किया है। तो उन्होंने जो है अपने आप को ऐसी अभिव्यक्तियों से बचाया कि जो अपने आप में उचित और सुंदर हैं, लेकिन जो घटिया कवि हैं, जो छोटे कवि हैं, वो बड़े मूर्खतापूर्ण ढंग से उन्हें दोहराते चले आ रहे हैं। तो उन्होंने
इस काव्य भाषा का विरोध किया और ये बताया कि हमें जो है वो हमें इस यथार्थ शब्द का वर्ड्सवर्थ ने बार बार प्रयोग किया है कि मैंने जो है अपनी इन कविताओं में यथार्थ जीवन की भाषा का प्रयोग किया है, ऐसी भाषा का जो आम जीवन में बोली और समझी जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि निश्चय ही उन दोषों को दूर करके जो घृणा या जुगुप्सा उत्पन्न करते हैं, उसमें से जो आम जीवन में, क्योंकि ग्रामीण जीवन में बहुत से ऐसे शब्द भी हैं, मान लो अश्लील हैं या अनगढ़ हैं या असंस्कृत हैं, ऐसे शब्दों को हटाकर जो भाषा का प्रयोग जो है वो वर्ड्सवर्थ ने अपनी कविताओं में किया। तो फिर उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये बात कही कि जो गद्य की भाषा और कविता की भाषा में कोई अंतर नहीं है। एक उन्होंने इसको बार बार रेखांकित किया कि गद्य की भाषा में और कविता की भाषा में कोई अंतर नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने कुछ कविताओं के उदाहरण भी दिए और ये कविताएं जो हैं वो नव्य शास्त्रवादी दौर की थीं, माने अपने से पहले दौर की, जिनकी भाषा रूढ़ और कृत्रिम थी, लेकिन फिर भी उसमें कुछ अच्छे कवि थे। तो उन्होंने जैसे एक ग्रे की सोनेट उसमें उद्धृत की है और उसमें उन्होंने दिखाया कुछ ऐसी पंक्तियों को रेखांकित किया कि जिनमें कवित्व है, जो कवित्व की दृष्टि से अच्छी पंक्तियां हैं। तो उन्होंने कहा कि जो अच्छी पंक्तियां हैं उनकी भाषा गद्य के काफ़ी नज़दीक है। तो गद्य में जो उसका वाक्य विन्यास है वो सीधा है और वो उसको तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है, तो वो जो है काफ़ी गद्य के नज़दीक है। तो उन्होंने कहा कि हर जो है अच्छी कविता की भाषा, चाहे उसका स्वर कितना भी उदात्त क्यों ना हो, वो गद्य की भाषा से भिन्न जो है वो नहीं होती। एक उन्होंने एक जो है ये कहा कि गद्य की भाषा, उनके ही शब्द हैं कि देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। अर्थात गद्य और छंदोबद्ध रचना अर्थात कविता की भाषा में न तो कोई अंतर है और न हो सकता है। एक हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि वर्ड्सवर्थ ने ये रेखांकित क्यों किया कि गद्य की भाषा और कविता की भाषा में कोई अंतर नहीं है। तो इसकी वजह ये है, हमें ये समझ लेना चाहिए कि अवश्य ही उनसे पहले के दौर में अर्थात नव्य शास्त्रवादी दौर में इस अंतर को मान्यता दी गई होगी, माने कविता की भाषा अलग और गद्य की भाषा अलग। उस समय के जो एक अच्छे कवि हैं उनकी, हमारे जो हिंदी में भी उनकी जो एक कविता को, उनकी एक शोक गीत को, एलेजी को अनुवाद किया गया है टॉमस ग्रे। तो ग्रे ने कहा कि द लैंग्वेज ऑफ एज इज़ नेवर द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री, कि जो समसामयिक भाषा कभी कविता की भाषा नहीं होती। तो यानी जो कविता की भाषा है वो समसामयिक भाषा से अलग होनी चाहिए। ज़्यादातर की ये राय थी। एक और जो नव्य शास्त्रवादी दौर के एक आलोचक हैं डॉक्टर जॉनसन, उन्होंने शेक्सपियर के साहित्य को एडिट किया और उन्होंने जो है वो शेक्सपियर के शब्द प्रयोग पर भी काफ़ी आपत्ति की और ऐसे शब्दों पर कि जो आम बोलचाल के हैं। तो जैसे एक उनका नाटक है मैकबेथ, तो उसमें नाइफ शब्द का प्रयोग आया है। नाइफ मतलब चाकू। तो जॉनसन ने कहा कि शेक्सपियर को इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि नाइफ से एकदम हमारे सामने जो बिंब एकदम उभरता है वो ऐसा उभरता है कि जैसे कोई सब्जी काट रहा हो या कोई मांस काट रहा हो, और हम जो हैं वो तो उसने कई ऐसे शब्द प्रयोगों पर आपत्ति की शेक्सपियर के जो आम बोलचाल के थे।
तो उसके आपत्ति का कारण ये था कि उससे कि जो शब्द ज़्यादा प्रयुक्त होते हैं तो नया अर्थ जो कवि देना चाहता है वो नया अर्थ उनमें व्यक्त नहीं हो पाता। तो शेक्सपियर जैसे कवि के शब्द प्रयोग पर भी उन्होंने आपत्ति की। तो 3 बातों पर मुख्य रूप से बल दिया वर्ड्सवर्थ ने। एक तो काव्य में ग्रामीण जनों की भाषा का प्रयोग जो है वो करना चाहिए, पहली बात। दूसरी, गद्य और कविता की भाषा में कोई अंतर नहीं है। दूसरी बात कि गद्य और कविता की भाषा जो है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। अगर जो हम उदाहरण अपने यहाँ से भी लें, जैसे जयशंकर प्रसाद की भाषा का स्तर वैसे बहुत ऊंचा है, लेकिन अगर जो हम उनके ज़्यादा काव्यात्मक अंशों को देखें तो वो भी काफ़ी, जैसे उनका लज्जा सर्ग जो है वो काफ़ी काव्य की दृष्टि से उत्कृष्ट माना जाता है। तो उसमें जैसे दो पंक्तियां मैं सुनाता हूँ कि मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ। तो बिल्कुल गद्य जैसा है और काव्यात्मक है। इसी तरह से तो जहाँ भी कवित्व होगा वो भाषा सीधी सरल गद्य के नज़दीक होगी। वर्ड्सवर्थ ये बात जो है वो कहना चाहते हैं, जिसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है। तीसरी बात उन्होंने ये कही, उनके ही शब्द में कोट करता हूँ कि प्राचीन कवियों की काव्य भाषा एकदम सहज सरल थी, यांत्रिकता और आडंबर परवर्ती अर्थात नव्य शास्त्रवादी कवियों की देन है। अन्यथा कवि के हृदय में यदि भाव का उन्मेष है और विषय का चयन ठीक हुआ है तो भाषा स्वयं ही अवसर के अनुरूप आकार ग्रहण कर लेगी। तो ये उन्होंने ये कहा कि जो भाषा कृत्रिम हुई वो पहले नहीं थी। पहले का मतलब शेक्सपियर के युग तक, पुनर्जागरण तक ये भाषा कृत्रिम नहीं हुई थी। पुनर्जागरण के बाद जो नव्य शास्त्रवादी दौर में ये भाषा कृत्रिम जो है वो बनी, और इसी काव्य भाषा का वर्ड्सवर्थ ने विरोध किया। एक हम ये सामान्य तौर पर ये देखें कि काव्य भाषा पर विचार करते समय हम भी आमतौर पर कहते हैं कि जो शब्द ज़्यादा प्रचलन में हैं, जो आम बोलचाल के शब्द हैं, उनका प्रयोग जो है कविता में करना चाहिए। लेकिन वो प्रमाण जो है वो तब माना जाएगा जब वो कविता अच्छी भी हो, श्रेष्ठ भी हो, वो श्रेष्ठ काव्य का उदाहरण भी हो। तो ऐसा जो है कम देखने में आता है। स्वयं वर्ड्सवर्थ ने सैद्धांतिक तौर पर तो ये बात कही है कि कविता की भाषा बोलचाल की भाषा के नज़दीक होनी चाहिए और कविता की भाषा गद्य की भाषा में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो वर्ड्सवर्थ की श्रेष्ठ कविताएं हैं उनका स्वर काफ़ी उदात्त है, और जो बोलचाल की भाषा में हैं कविताएं वो ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। और इसी तरह से हम अपने यहाँ भी देखें, निराला हैं तो उनकी भी श्रेष्ठ कविताएं जो हैं उनमें जो है वो बोलचाल की भाषा का प्रयोग नहीं है, काफ़ी कठिन है। तो हम मानेंगे प्रमाण तब जब वो कविता भी अच्छी हो, बोलचाल में लिखी जाए। तो एक जो है हमारे कवि हैं जैसे रघुवीर सहाय, इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने बोलचाल की भाषा या अखबार की भाषा से अच्छी कविता जो है वो रची है। अच्छी कविताएं उनकी बोलचाल की भाषा में हैं काफ़ी। तो ये काफ़ी एक तरह से बहुत बड़ी प्रशंसा है उनकी कविताओं की। अब हम वैसे ये देखें, अपने आप ये सोचें कि इसमें कठिनाई क्या है, क्यों बोलचाल की भाषा में अच्छी कविता जो है वो नहीं ज़्यादा रची जाती। हम जो सिद्धांत के तौर पे कह देते हैं कि कविता की भाषा हमारी बोलचाल की भाषा ज़्यादा से ज़्यादा जिससे लोग समझें ऐसी होनी चाहिए, इसमें इसका मतलब कुछ न कुछ कठिनाई है उसमें। तो वो क्या कठिनाई है?
मैं समझता हूँ कि इसमें कठिनाई ये है कि जब जिन शब्दों को हम रोज़ बोलते हैं, बोलचाल के शब्द हैं, उनको ऐसे समझो कि जैसे कोई पात्र है, कोई बर्तन है, और जो ज़्यादा बोलते हैं उसमें कोई चीज़ भरी हुई है पहले से। जैसे मानो कोई गिलास है, उसमें पूरा वो भरा हुआ है, तो ज़्यादा जो बोली जाती है तो एक तरह से अर्थ उसमें ज़्यादा भरा रहता है, ठसा ठस। तो जैसे कोई भरे हुए बर्तन में जो चीज़ है उसमें हम और चीज़ तब डाल पाएंगे जब उसमें से उस पहले के जो कुछ है कंटेंट को, वस्तु को, उसको या तो बाहर करें, निकालें, तब उसमें दूसरी चीज़ आ पाएगी। तो ये काम काफ़ी कठिन है। जो शब्द रोज़ प्रयोग हो रहा है उसमें से उस अर्थ को डिस्प्लेस करना और फिर उसमें नया अर्थ डालना, ये जो है वो काफ़ी कठिन है, क्योंकि जो इसमें कवि का जो माध्यम है, भाषा, वो कवि की बनाई हुई नहीं है, न प्राकृतिक है, वो समाज की बनाई हुई है। जो और कलाएं हैं उनमें तो जैसे मूर्ति कला है, तो मूर्ति कला में तो पत्थर जो है वो प्रकृति का दिया हुआ है, और मूर्तिकार चाहे जैसे उसको काट के अपनी मूर्ति जो है बना सकता है। लेकिन शब्द जो हैं वो कवि के बनाए हुए नहीं हैं, न नेचुरल हैं, वो प्राकृतिक भी नहीं हैं, वो समाज के बनाए हुए हैं, और समाज ने उसको अर्थ दिया है। तो कवि जो है उसमें नया अर्थ डालने में कवि को काफ़ी दिक्कत आती है कि जो परंपरागत शब्दों से कैसे उसमें नया अर्थ व्यक्त करे। मुख्य समस्या जो है वो ये है। और नए शब्द एक मुश्त गढ़े नहीं जा सकते, कोई एक आध शब्द भी दे दे कोई कवि, दो चार, तो भी वो बड़ी बात है। उन्हीं पुराने शब्दों से वो नया अर्थ उसको व्यक्त करना, ये काव्य भाषा की समस्या है। तो इसीलिए बोलचाल के शब्द, इसका मतलब उसमें अर्थ पहले से भरा हुआ है, और उस पहले वाले अर्थ को निकालना जो है वो मुश्किल है। इसीलिए कवि जो हैं बहुत से पुराने शब्दों को, अप्रचलित शब्दों को, या लोक शब्दों को, जो आंचलिक शब्दों को, अपने क्षेत्रीय शब्दों को, उनको प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें पहले से अर्थ भरा हुआ नहीं है और उसमें नए अर्थ को डाला जा सकता है। तो सिद्धांत रूप में तो ये ठीक है बात कि ज़्यादा से ज़्यादा कविता जो है अगर जो बोलचाल की भाषा में होगी तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, उसमें संप्रेषणीयता ज़्यादा होगी। लेकिन व्यवहार में ये बहुत कठिन है। इसीलिए जो लोग सिद्धांत में बात कहते भी हैं उनका व्यवहार में ये जो है वो नहीं मिलती ये बात। तो वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के बारे में जो विचार व्यक्त किए, उनकी आलोचना जगत में काफ़ी उनका विरोध हुआ और उनकी आलोचना की गई। और स्वयं जो वर्ड्सवर्थ के मित्र और कवि और आलोचक कॉलरिज ने भी बड़ी गहराई से उसकी आलोचना की। तो इसलिए जब हम वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा संबंधी विचारों की समीक्षा की बात कहते हैं तो प्रायः कॉलरिज की समीक्षा का उल्लेख किया जाता है। कॉलरिज ने जो उसकी आलोचना की, उन्होंने इतनी गहराई से आलोचना की कि उसमें और सभी विचार भी आ जाते हैं। तो हमें ये अगर जो मालूम हो कि कॉलरिज ने आलोचना करते समय क्या कहा, तो एक तरह से हम उस आलोचना के सभी बिंदु उसमें समाहित हैं। तो पहली बात तो कॉलरिज ने ये कही कि वर्ड्सवर्थ ने ग्रामीण जनों की भाषा पर बहुत जोर दिया है और कहा ग्रामीण जनों की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाषा तो जो है वो ग्रामीण हो या शहरी, ये भाषा का स्वरूप क्या है, ये मुख्य प्रश्न नहीं है। मुख्य प्रश्न ये है कि वह हमारी भावों और अनुभूतियों को व्यक्त करने में कहाँ तक सक्षम है, ये प्रश्न होना चाहिए। ये नहीं कि ग्रामीण है या शहरी है, वो तो कहीं की हो उसमें। तो एक उसने ये कही। दूसरे वर्ड्सवर्थ ने बार बार कहा कि ग्रामीण जनों की भाषा इसलिए अपनानी चाहिए कि वो ज़्यादा जोरदार भाषा, उनकी भाषा ज़्यादा जोरदार होती है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, ज़्यादा प्रभावित करती है।
उनमें जो है वो ज़्यादा भावों का आलोड़न होता है। तो इसका भी कॉलेज ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये ग्रामीण सामान्यतः ग्रामीण लोग जो हैं उतने शिक्षित नहीं होते, तो जो गहराई का या व्यापकता का आधार है शिक्षा, उसकी कमी नहीं। और अगर जो वर्ड्सवर्थ जो कह रहे हैं कि कम्बरलैंड के लोग जो हैं ज़्यादा जोरदार या ज़्यादा सशक्त भाषा बोलते हैं, तो इसलिए नहीं कि वो ग्रामीण हैं, बल्कि इसलिए कि वहाँ जो है बाइबल की शिक्षा का बहुत एक परंपरागत आधार था बहुत समय से, और वो उससे जो है वो परिचित थे, इसलिए वो बोलते हैं। फिर जो है वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि ग्रामीण भाषा का प्रयोग किया गया है, लेकिन उन दोषों को दूर करके जो अरुचि या जुगुप्सा उत्पन्न करते हैं, मानो उनमें से उन शब्दों को हटा दिया जिनसे अरुचि या घृणा होती है। तो उसने ये कहा कि फिर वो कॉलेज ने ये कहा कि फिर वो ग्रामीण भाषा रही कहाँ, जब आपने छांट दिए वो उसमें से ऐसे तत्वों को छांट दिया कि जो अरुचि, तो और भाषा क्या होती है, ऐसे छांट दिए जाते हैं। जो मानक भाषा है उसमें से ऐसे तत्वों को निकाल दिया जाता है कि जो ज़रा उसे असंस्कृत बनाते हैं। तो अगर जो उसमें से ऐसे तत्वों को छांट दिया गया, तब वह ग्रामीण भाषा रही कहाँ। फिर वर्ड्सवर्थ ने बार बार ये कहा कि यथार्थ भाषा का मैं प्रयोग करना चाहता हूँ। वो यथार्थ मैंने जो वास्तव में बोली सुनी जाती है, तो यथार्थ पर बहुत जोर दिया है। तो कॉलेज ने कहा कि यथार्थ से ये स्पष्ट नहीं किया कि वर्ड्सवर्थ का आशय क्या है। हर भाषा यथार्थ है, जो बाजार में बोली जाती वो भी यथार्थ है, शहर में बोली जाती है वो भी यथार्थ है, शिक्षित व्यक्ति बोलता है वो भी यथार्थ है, अशिक्षित व्यक्ति बोलता है वो भी यथार्थ है। तो यथार्थ भाषा से वर्ड्सवर्थ कहना क्या चाहता है, तो उसमें उन्होंने बताया कि 3 चीज़ों से व्यक्ति की भाषा जो है निर्धारित होती है। कि एक तो उसकी वैयक्तिक विशेषताएं, हर व्यक्ति की भाषा अलग है, तो उसमें कुछ उसकी वैयक्तिक विशेषताएं होती हैं, व्यक्तिगत विशेषताएं। दूसरी उसकी वर्गीय विशेषताएं, माने वो किस वर्ग से आया है, उच्च वर्ग से, मध्य वर्ग से, निम्न वर्ग से, आर्थिक दृष्टि से किस वर्ग से आया है, इससे भी उसकी भाषा प्रभावित होती है। तीसरे उन्होंने कहा कि जो उस भाषा के जो शब्दों की, जो बोलचाल के शब्द हैं और मुहावरे हैं, उनकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो इन तीनों विशेषताओं से मिलकर जो है वो भाषा जो है वो बनती है। तो हर भाषा जो है वो तो हर भाषा जो है वो विशिष्ट भी है। कोई सामान्य भाषा की कल्पना जो है हम जो है वो नहीं कर सकती। तो ये उसने ये बताया। और उसके ही जैसे शब्द हैं, उन्होंने लिखा कि हर आदमी की भाषा उसके ज्ञान के विस्तार, क्षमताओं की क्रियाशीलता और संवेदना की गहराई के अनुसार अलग होती है। एक शिक्षित मनुष्य की भाषा अशिक्षित ग्रामीण की भाषा से भिन्न होगी, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि उसकी भाषा यथार्थ नहीं है। तो दोनों ही भाषाएं यथार्थ हैं, चाहे ग्रामीण की है या शहरी की है, या शिक्षित की है या अशिक्षित की है। फिर उन्होंने ये कहा था वर्ड्सवर्थ ने कि उस समय जो कवि जब रचना करता है, तो वो एक तरह से वो एक तीव्र अनुभूति की दशा में होता है। तो इस पे भी कॉलेज ने कहा कि तीव्र अनुभूति की दशा में कोई भाषा बदल थोड़ी ही जाती है, सिर्फ उसमें एक आवेग की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। उसी तरह से उन्होंने एक वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि कोई एसेंशियल डिफरेंस नहीं है, कोई एसेंशियल का मतलब कोई तात्विक अंतर नहीं है, कि देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। कविता की भाषा और गद्य की भाषा में कोई मौलिक अंतर, कोई तात्विक अंतर नहीं है। इस पर भी उन्होंने कहा कि तात्विक का क्या अर्थ है, कि तो उन्होंने कहा कि तात्विक का एक अर्थ तो है मूल विचार, प्रत्यय, जिसको प्लेटो में प्रत्यय जिसको कहा गया है, आइडिया, और दूसरा उसका गौण अर्थ है।
तो गौण अर्थ में ही वो उसमें अंतर नहीं होगा, लेकिन उसके मूल अर्थ में दोनों में अंतर जो है वो माना जाएगा। इस तरह उन्होंने हर पॉइंट को उठाकर उन्होंने विरोध किया। अब ये है कि कुल मिला के इस कॉलेज की आलोचना का क्या हम इससे निष्कर्ष निकालें। वास्तव में कॉलेज और वर्ड्सवर्थ दोनों के इसमें सम्मिलित विचार हैं, क्योंकि जिस समय ये लिखा तो उसमें कॉलेज के विचार भी शामिल हैं, और क्योंकि इन दोनों में अनबन हो गई थी, इससे कॉलेज ने बहुत तीखी आलोचना इसकी की और ज़्यादा हद से बाहर इसको खींच ले गए। और ये इसमें संदेह नहीं कि उनकी भाषा, उनकी आलोचना में गहराई है बहुत, लेकिन जो है वो ये बात भूल गए हैं कि उनकी भी इसमें भागीदारी थी और ज़्यादा उसको अतिरंजित आलोचना हो गई है। धन्यवाद।